गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे या बोल सकते हो कंटिन्यू करेंगे माइटोसिस को। पिछले क्लास में हमने माइटोसिस के जिस फेज को कंप्लीट किया था वो था एनाफेज। आज हम माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस के लास्ट फेज को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, जो है टेलोफेज। ठीक है, आज तो चैप्टर वही है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चैप्टर तो वही है, रिमेन्स द सेम। ठीक है, बट today's topic is माइटोसिस में जो फेज आज हम पढ़ेंगे वो क्या है? वो है टेलोफेज। टेलोफेज हमने प्रीवियस डे भी कहा था कि टेलोफेज क्या है? इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। व्हाट इज टेलोफेज? इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो भी होगा उसका ये रिवर्स है। कौन? टेलोफेज। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस फेज द साइटोप्लाज्मिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस। ड्यूरिंग दिस फेज द साइटोप्लाज्मिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस। इस फेज के दौरान जो साइटोप्लाज्मिक विस्कोसिटी है वो 100% घट जाता है। द साइटोप्लाज्मिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्या होगा? द टू क्रोमोसोम ग्रुप। एनाफेज के दौरान दो क्रोमोसोम ग्रुप बना था इन द टू रेस्पेक्टिव पोल, है ना? द टू क्रोमोसोम ग्रुप reorganize themselves into nuclei. The two chromosome groups ये किस आधार पर बोल रहे हैं? As formed in anaphase stage. As formed in anaphase stage. The two chromosome group as formed in anaphase stage is reorganized या reorganizing themselves into nuclei। वो फिर से दोबारा न्यूक्लियस के अंदर चला गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या होगा? द क्रोमोसोम इलोंगेट। द क्रोमोसोम, जो भी क्रोमोसोम फॉर्म हुआ है, द क्रोमोसोम फिर से दोबारा फैलेगा। क्रोमोसोम इलोंगेट। ठीक है, एंड ओवरलैप वन अनदर। टू फॉर्म क्रोमाटिन। क्रोमोसोम फैलेगा। देखो, क्रोमाटिन जब कंडेंस्ड हुआ था तो क्या बना था? क्रोमोसोम। अब यहां पे क्रोमाटिन कंडेंस्ड, अब क्रोमोसोम उल्टा काम करेगा, ये फैलेगा तो ये इलोंगेट होगा और फिर सभी क्रोमोसोम का एंड एक दूसरे से ओवरलैप करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रोमाटिन। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियर इन्वेलप एपियर। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप या मेम्ब्रेन, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर ऑन इट्स आउटसाइड। किसके आउटसाइड में? क्रोमाटिन के बाहर, ऑन इट्स आउटसाइड। तो न्यूक्लियर में एनवेलप जो रीअपियर हो रहा है, इसके लिए इसको मटेरियल कैसे मिलेगा? या तो जो ओल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट है उससे, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।
क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, हम लोग पढ़े हैं 9 में, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड का सिंथेसिस करता है, और लिपिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, किसी भी सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप रीअपियर ऑन इट्स आउटसाइड फ्रॉम either parts or pieces of older nuclear envelope, ठीक है, older nuclear envelope और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसमें कहा जाता है इन दिस वे 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन ईच पोल, ठीक है। इन दिस वे 2, ठीक है, इन दिस वे 2 daughter nuclei are formed, ठीक है। इस तरह से 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है एट द पोल ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल के पोल में, पोल ऑफ द स्पिंडल, ठीक है। अब नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि एनिमल सेल में जो एस्टर रे है ये भी विथड्रॉन, ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। इन एनिमल सेल्स एस्ट्रल रेज आर विथड्रॉन, लेकिन बोला जा रहा है कि जो रेस्ट ऑफ द स्पिंडल फाइबर है वो परसिस्ट करता है, स्पेशली ड्यूरिंग द सेल प्लेट मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सेल प्लेट मेथड है क्या, तो ये डिवीजन ऑफ सेल है और ये बेसिकली प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसको बोलते हैं क्लीवेज मेथड। तो लिखेंगे रेस्ट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, रेस्ट ऑफ द स्पिंडल फाइबर, रेस्ट ऑफ द स्पिंडल फाइबर परसिस्ट, बना हुआ रहता है ड्यूरिंग द सेल प्लेट मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस, ठीक है, सेल प्लेट मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस, बट डिसअपियर, लेकिन ये गायब हो जाता है कहां पे, वेयर साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय क्लीवेज मेथड, अब देखो एक बार फिर से समझाते हैं, जो बाद में आए फिर से अच्छे समझो। देखो सबसे पहले टेलोफेज का दूसरा नाम रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी टेलोफेज में अगर तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है, प्रोफेज का कंसेप्ट क्लियर है तो टेलोफेज को लिखना बहुत बड़ा काम नहीं है। सबसे पहले इस फेज में क्या होता है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म का विस्कोसिटी है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत है तो पूछो। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, हम लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे कि जब एनाफेज कंप्लीट होता है तो दोनों पोल में एक एक क्रोमोसोम ग्रुप बनता है, वो सिंगल क्रोमोसोम भले ही है तो दो पोल में 2 ग्रुप है, तो बोला गया था 2 क्रोमोसोम ग्रुप्स, ठीक है, जो कि एनाफेज में बना था, ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज करता है कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर। ये हो गया सेकेंड। थर्ड, क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम प्रोफेज में बना था, कैसे, हमने एक लाइन लिखाया था, द क्रोमाटिन कंडेंस्ड
टू फॉर्म क्रोमोसोम, और इस प्रोसेस को क्या बोले थे? कॉन्ग्रेशन। तो क्रोमाटिन जो कंडेंस्ड करता है, क्रोमाटिन जो कंडेंस्ड करता है वो एक प्रोटीन के कारण करता है जिसका नाम है कॉन्डेंसिन, और ये जो कॉन्डेंसिन प्रोटीन के कारण क्रोमाटिन कंडेंस्ड करता है तब जाके क्रोमोसोम बनता है। उसका उल्टा यहां पे हो रहा है, यहां पे क्रोमोसोम इलोंगेट कर रहा है यानी फैल रहा है, और जब फैल रहा है तो सभी क्रोमोसोम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर रहा है, और ओवरलैप कर रहा है तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी को बोला गया क्रोमाटिन। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप बोलो, मेम्ब्रेन बोलो, बात तो एक ही है। ये क्या हो रहा है? रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर से इसके चारों ओर रीअपियर किया। कैसे रिपेयर किया? या तो उसको मदद किया ओल्डर पीसेस या पार्ट्स ऑफ ओल्डर न्यूक्लियर इन्वेलप। प्रोफेज के दौरान जो न्यूक्लियर इन्वेलप टूटा था उसका पार्ट, या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके 9th क्लास में कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके आउटर सरफेस में राइबोसोम होता है, और जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस में राइबोसोम होगा, इट गिव इटसेल्फ अ रफ अपीयरेंस। तो राइबोसोम होगा तो क्या बनेगा? राइबोसोम का दूसरा नाम क्या है? कुछ याद है? बताओ तो। बोलो। रिया, अंजलि, बोलो कोई। इरशाद, सुजीत, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का दूसरा नाम प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो राइबोसोम होने के कारण, ठीक है, वो प्रोटीन बनाएगा। बोलो। लिपिड बनाएगा तुम्हारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ इसलिए कहा गया बिकॉज इट्स आउटर सरफेस डज नॉट कंटेन व्हाट? इट आउटर सरफेस डज नॉट कंटेन राइबोसोम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया प्रोटीन, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया लिपिड। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है? कोई भी मेम्ब्रेन का नेचर लाइकोप्रोटीन, यानी कोई भी मेम्ब्रेन बनता है लिपिड और प्रोटीन का, मैक्सिमम जो ये केमिकल है, तो ये बना दिया। अब जब न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया तो क्या हुआ? दो पोल में दो था ना, तो दो पोल में दो डॉटर सेल बना। इन दिस वे 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म एट द पोल ऑफ स्पिंडल। दोनों पोल में एक एक डॉटर सेल डॉटर न्यूक्लियाई बन गया। अब बोला गया कि जो एनिमल सेल है उसमें एस्टर रे कंप्लीटली विथड्रॉन होता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है, जैसे ही टेलोफेज खत्म होता है। लेकिन बोला जा रहा है जो सेल प्लेट मेथड, अगर साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड से हो रहा है तो स्पिंडल फाइबर परसिस्ट करता है। यानी प्लांट सेल में अगर सेल प्लेट मेथड से ही साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा कि ये जो तुम्हारा स्पिंडल फाइबर है ये परसिस्ट करेगा। लेकिन एनिमल सेल में जिसमें क्लीवेज मेथड से सेल तुम्हारा होता है साइटोकाइनेसिस, उसमें क्या होगा? जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपीयर कर जाएगा। अब देखो हम डायग्राम से बताते हैं, समझ आ जाएगा। एक बार डायग्राम से ही बता देते हैं, ये क्या होगा, तुम्हारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। ये डॉटर सेल, ये है तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया सेंट्रोसोम, ये हो गया सेंट्रोसोम, ठीक है। यहां पे एक न्यूक्लियर एनवेलप बना, यहां पे एक न्यूक्लियर एनवेलप बना, ठीक है। अब सीधा देख लो कि यहां पे एक न्यूक्लियर एनवेलप बना और एनाफेज में कल कितना क्रोमोसोम बना था? सिंगल, 4। ये सभी इलोंगेट किया, फैला, तो फैला तो इस तरह से बना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना जिसको क्रोमाटिन बोले। न्यूक्लियोलस भी रीअपियर कर गया, न्यूक्लियोलस भी रीअपियर कर गया, ठीक है। तो यहां भी ये दो, तो क्या लिखे? द क्रोमोसोम इलोंगेट
इलोंगेट किया, फैला, एंड ओवरलैप, देखो सभी का एंड एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ है टू फॉर्म क्रोमाटिन। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप, ये रीअपियर किया। फिर न्यूक्लियोलस रीअपियर किया, न्यूक्लियोलस रीअपियर किया। अब इस तरह से दो डॉटर न्यूक्लियाई बना, फर्स्ट डॉटर न्यूक्लियाई, सेकेंड डॉटर न्यूक्लियाई, और इनके भी स्पिंडल फाइबर अभी मौजूद है, ठीक है, लेकिन ऊपर से जो एस्टर रे था वो खत्म हो गया। क्लियर? अब ये अगर एनिप्लांट सेल है तो ये तब तक परसिस्ट करेगा जब तक कि ना साइटोकाइनेसिस हो। साइटोकाइनेसिस होने के बाद प्लांट हो या एनिमल सेल हो, दोनों में ही स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसॉल्व यानी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। अब बोलो तुम में से किसी को कोई दिक्कत है इसको समझने में? पूछो। देखो सेल जो है, सेल तो डिवाइड होगा ही, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करता है, मतलब नष्ट हो जाता है। कब? सबसे पहला फेज जो होता है माइटोसिस का, कैरियोकाइनेसिस का, वो होता है प्रोफेज। क्योंकि अगर ये प्रोफेज में न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर सही तरीके से पेयर ऑफ क्रोमोसोम के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और जब तक वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा उसको अलग कैसे करेगा? समझ आया? इसलिए, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि हम अभी बताएंगे, पूरा सेल ही डिवाइड हो जाएगा, और ये तुम देख रहे हो कि एक सेल में दो इंडिपेंडेंट न्यूक्लियाई है, ये कन्वर्ट हो जाएगा दो इंडिपेंडेंट सेल में, मतलब हर एक न्यूक्लियाई का अपना एक इंडिपेंडेंट सेल होगा। अगर जब हम प्लांट पढ़ाएंगे तो उसको बोलेंगे सेल प्लेट मेथड, और जब एनिमल पढ़ाएंगे तो उसको बोलेंगे क्लीवेज मेथड, या कुछ बुक में लिखा गया है फरो मेथड, FURROW। ठीक है, इसको मिटा दे, किसी को दिक्कत? प्रिया? ठीक है, जायद समझ आया? देखो तो टेलोफेज खत्म, बोलो। सर एक लाइन और लिखा हुआ न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईयर परफॉर्म, तो सर इसका मतलब? वो तो जब देखो, जब सेल बन जाएगा, एनिमल सेल या प्लांट सेल कंप्लीट बनेगा, तो वो तो यूकैरियोटिक सेल है, तो उसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी फिर से बन जाएगा कंप्लीट, है ना? क्योंकि जब एक सेल फिर से रिफॉर्म होगा तो उसमें तो कंप्लीट सेलुलर कंपोनेंट्स होना चाहिए कि नहीं? और सेलुलर कंपोनेंट्स क्या है? सेल ऑर्गेनल्स। तो तुम जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ रही है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रही है, क्या है? ये है सेलुलर ऑर्गेनल्स विच इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। समझ आया? और सर ये ईयर परफॉर्म मतलब क्या लिखा हुआ? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, देखो इन टेक्स्ट, हाउ डज माइटोसिस, ठीक है, फंक्शन डिफरेंटली इन ह्यूमन एंड एमीबा। माइटोसिस एमीबा और ह्यूमन दोनों में अलग अलग काम करता है, कैसे? ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। हाउ डज mitosis function, how does mitosis function differently in human and amoeba? बोला जा रहा है कि जो माइटोसिस प्रोसेस है ये ह्यूमन में भी होता है और एमीबा में भी होता है, लेकिन दोनों में इसका फंक्शन डिफरेंट है। कैसे? तो देखो, माइटोसिस जब ह्यूमन में होता है, इसका मेन काम होता है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, ठीक है,
ऑटोमेटिकली जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, साइज ऑफ द सेल, size of the part, that body part will increase, as well as this mitosis play a very important role in the repair of the damaged cell. क्या करता है? It helps in repair of the damaged cell and to maintain the vitality of the adult tissue. जो adult tissue है उसके vitality को भी maintain करता है. लेकिन अगर हम एमीबा के केस में आ जाते हैं तो एमीबा में माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एमीबा में ये जो माइटोसिस सेल डिवीजन है, इसके द्वारा जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल। ओके, सो इन एमीबा द माइटोसिस इज नॉट अ प्रोसेस टू इंक्रीज द सेल, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल और टू इंक्रीज इन साइज। बेसिकली इन एमीबा mitosis is a process to propagate. Propagate means to convert into 2 daughter cell so that it can continue its race. तो माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसका नाम है, तुम लोग 10 में पढ़े हो, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में जो एमीबा है ये पेरेंट सेल डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल में, और ये किस प्रोसेस के द्वारा करता है? माइटोसिस के द्वारा। तो देखो हम आंसर लिख भी देते हैं। बोलो प्रिया। हाँ, क्योंकि अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके पास कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन तो है नहीं टू प्रोड्यूस अ गैमेट, तो ये बेसिकली किसके ऊपर रिलाई करेगा? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फिजन, दैट इज बाइनरी फिजन। और ये मल्टीपल फिजन भी करता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, ठीक है, अब देखो हम बता दे रहे हैं। माइटोसिस इन human being increases the mitosis in human being increases the number of cells. Mitosis in human being increases the number of cells in the individual. ठीक है, माइटोसिस क्या कर रहा है? ह्यूमन बीइंग, हमारे बॉडी में नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एंड कंसीक्वेंटली, और इसके साथ क्या हो रहा है? कंसीक्वेंटली इंक्रीजेस द साइज ऑफ द बॉडी। साथ ही साथ जिस बॉडी के पार्ट में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है उसका साइज भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा? ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ a single fertilized egg, during a development of single fertilized egg. fertilized egg को क्या बोलते हैं? जाइगोट. During a development of single fertilized egg into a multicellular, into a मल्टीसेलुलर एडल्ट। ठीक है, देखो जब जाइगोट बनता है उसके बाद एक प्रोसेस होता है क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है कि जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। फिर ब्लास्टोसिस्ट से बनता है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में क्या होता है? 3 जर्म लेयर बनता है एनिमल में, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म, और इससे फिर हमारे बॉडी का डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन बनता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसके कारण होता है? माइटोसिस के कारण। नेक्स्ट, इट ऑल्सो, मतलब माइटोसिस का है और एक काम है, इट ऑल्सो फंक्शन टू रिप्लेस, बदलना किसको? वॉर्न आउट सेल्स। वॉर्न आउट cells and
साथ ही साथ इट मेंटेन द वाइटेलिटी एंड इट मेंटेन the vitality of adult tissue. Vitality of adult tissue. ठीक है, तो ये ह्यूमन बीइंग में हुआ। पहला, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज किया माइटोसिस के कारण। ऑटोमेटिक है कि बॉडी के जिस पार्ट में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा उसका साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग इनटू अ मल्टीसेलुलर एडल्ट। नेक्स्ट, माइटोसिस का ऑल्सो यूज किया जाता है टू रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स। जो डैमेज सेल है उसको रिप्लेस किया जाता है न्यू हेल्थी सेल से। प्लस ये मेंटेन करता है वाइटैलिटी ऑफ द एडल्ट टिश्यू, यानी जो एडल्ट टिश्यू है उसके कैपेसिटी को लगातार मेंटेन करता है, सो दैट इट कैन परफॉर्म द मेटाबॉलिक फंक्शन। इट कैन परफॉर्म द मेटाबॉलिक फंक्शन इन अ नॉर्मल वे। लेकिन ऐसा एमीबा में नहीं है, क्योंकि एमीबा में माइटोसिस सेल को इंक्रीज करने का या वाइटैलिटी को इंक्रीज करने का प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस है टू प्रोपोगेट, टू रिप्रोड्यूस। अब देखो, माइटोसिस इन एमीबा। माइटोसिस इन एमीबा बाय कॉन्ट्रास्ट फंक्शन as a way. Mitosis in amoeba by contrast function as a way of reproduction. Way of reproduction. ठीक है, rather than maintaining या rather than increasing the size or maintaining the individual. Maintaining the individual नहीं लिखना, maintaining the vitality of the individual. Vitality of the individual मतलब उसके कैपेसिटी को भी मेंटेन करके रखता है। ये सब काम माइटोसिस का एमीबा में नहीं है। उसका पहला और आखिरी काम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? ईच एमीबा, या लिख देंगे एमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आफ्टर इट ग्रोथ टू अ certain extent, after its growth to a certain extent, क्या होता है? It divides by mitosis. After its growth to a certain extent, it divides by mitosis. ठीक है, to form two identical cells. हम लोग ये पढ़ चुके हैं बाइनरी फिजन में क्लास 10 में, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, which separates and function as an identical unit या एज एन लिख सकते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स, एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो देखो माइटोसिस जब एमीबा में होगा तो ह्यूमन के कैरेक्टर के जस्ट ऑपोजिट यहां माइटोसिस का पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया, क्योंकि यहां पे वो मेनली है पर्पस फॉर रिप्रोडक्शन। ये ना उसके साइज को इंक्रीज कर रहा है ना उसके वाइटलिटी को मेंटेन कर रहा है। एमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमें सबको पता है। जैसे ही एक सर्टेन हाइट को ये अटेन कर लेता है, या बोल सकते हो मैच्योरिटी अटेन कर लेता है, ये डिवाइड करता है बाय माइटोसिस और फॉर्म करता है टू आइडेंटिकल डॉटर सेल।
ये आइडेंटिकल डॉटर सेल एक दूसरे से सेपरेट करता है और बिहेव करता है या फंक्शन करता है एज अ इंडिविजुअल सेल। तो बोला जा रहा है कि एमीबा जो होता है वो एज के साथ डिटोरिएट नहीं करता है, बल्कि प्रोसेस ऑफ माइटोसिस के द्वारा जो मैच्योर एमीबा सेल्स है वो डिवाइड करता है इनटू 2 यंग सेल या जो डॉटर सेल एंड मेंटेन इट्स रेस। इसलिए कुछ बुक में लिखा भी जाता है, क्वेश्चन आता है 12 में कि दोज ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म बाइनरी फिजन आर सेड टू बी इमॉर्टल। जो ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल मतलब अमर है। एमीबा तो अमर हो गया ना, वो मर तो नहीं रहा है। वो एक सर्टेन एज के बाद, जब वो मैच्योरिटी के कुछ दिन के बाद वो तुरंत डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। वो डिस्ट्रॉय कहां हो रहा है? इट इज नॉट डिस्ट्रॉइंग। एमीबा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है? माइटोसिस के द्वारा। जबकि ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, जिससे बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे जाइगोट से एक यंग एडल्ट बनता है। ठीक है, तो समझ आया माइटोसिस का क्या डिफरेंस है ह्यूमन और एमीबा के लाइफ में? हाँ, किसी को दिक्कत? सुजीत, इरशाद, जायद, रिया? देखो, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। माइटोसिस क्या था? कैरियोकाइनेसिस था। अब माइटोसिस जो है ये कैरियोकाइनेसिस है। और माइटोसिस किस सेल में होता है? सोमाटिक सेल की जर्मिनल सेल? बोलो। हाँ, सोमाटिक सेल में होगा। अब देखो, अब टॉपिक होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का डेफिनेशन हमने सेल साइकिल के फर्स्ट क्लास में ही बताया था। क्या बताया था? डिवीजन ऑफ सेल प्रोटोप्लास्ट। डिवीजन ऑफ सेल प्रोटोप्लास्ट। इसमें क्या होता है समझ लो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन प्लांट सेल। इन प्लांट सेल। ठीक है, देखो। अच्छा, प्लांट सेल का शेप क्या होता है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, ओके। ठीक है, यहां पे एक डॉटर न्यूक्लियाई, यहां पे एक डॉटर न्यूक्लियाई। ये क्रोमाटिन, ये न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब ये जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई है इसके बीच में होगा स्पिंडल फाइबर। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है। बोला जा रहा है कि प्लांट सेल में, इन प्लांट सेल, ठीक है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, प्लांट सेल में स्मॉल ड्रॉपलेट्स और ग्रैन्युलर बॉडीज, दानेदार बॉडी का जो है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है। विच आर प्रोडक्ट्स ऑफ, इसको कौन बनाता है? प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्जी बॉडी, प्रोडक्ट्स ऑफ गोल्जी बॉडी एंड माइक्रोट्यूब्यूल। इसको बनाता है गोल्जी बॉडी एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, जो कहां पे जमा होता है? गैदर इन द सेंटर, गैदर इन द सेंटर ऑफ द
इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इस तरह का दानेदार बॉडी सेंटर में सबसे पहले एक्यूमुलेट होता है, यानी सेंटर से शुरू होता है ग्रैनुलर बॉडी का डिपोजिशन होना स्पिंडल फाइबर के इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है, और इस ग्रैनुलर बॉडी को बनाता कौन है? गोल्जी बॉडी और माइक्रोट्यूब्यूल। उसके बाद क्या होता है? द वेसिकल्स फ्यूज मिडवे। ठीक है, द वेसिकल जो है, ये जो तुम्हारा वेसिकल्स है, अब ये फ्यूज करेगा। द गोल्जी वेसिकल्स बोल सकते हैं या ग्रैनुलर बॉडीज बोल सकते हैं। द वेसिकल फ्यूज मिडवे। ठीक है, वेसिकल फ्यूज मिडवे टू प्रोड्यूस a thin film, to produce a thin film lined by membrane on either side। इसको दोनों तरफ से कौन घेरा हुआ है? मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का नाम क्या है? फ्रैग्मोप्लास्ट। ऑन आइदर साइड। अब यहां पे सवाल है कि ये जो तुम्हारा ग्रैनुलर बॉडी है, जो कि गोल्जी बॉडी और माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा प्लांट सेल में बनाया जा रहा है, ये तो कहीं भी फैल सकता था। ये सेंटर में ही कैसे आ गया? इक्वेटर में ही कैसे आ गया? इसका कारण है, जैसे इसका बनना शुरू होता है, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर है वो इलोंगेट करता है और वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ इंटरडिजिटेट मिक्स होके एक मेम्ब्रेन बनाता है, जिसका काम होता है, एक मेम्ब्रेन बनाता है जिसका नाम है फ्रैग्मोप्लास्ट। ये फ्रैग्मोप्लास्ट क्या करता है? इट ट्रैप द ग्रैनुलर बॉडीज इन द इक्वेटोरियल प्लेट। ये ग्रैनुलर बॉडीज को इक्वेटोरियल प्लेट में जमा करता है। ठीक है, इसको क्या बोला गया? फ्रैग्मोप्लास्ट। तो क्या लिखेंगे? द equatorial part of the spindle, enlarge, फैलेगा, अभी जस्ट बताए थे, and gets interdigitate with माइक्रोट्यूब्यूल, और ये फिर इंटरडिजिटेट होगा, मिक्स होगा माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, टू फॉर्म, क्या बनाएगा? फ्रैग्मोप्लास्ट। टू फॉर्म क्या? बोलो, सर ये फ्रैग्मोप्लास्ट क्या है? सब बता रहे हैं। टू फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, तो हमने बताया कि जो स्पिंडल फाइबर का इक्वेटोरियल रीजन है, उसमें सबसे पहले स्पिंडल इनलार्ज करेगा, और इनलार्ज करने के बाद वो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ इंटरडिजिटेट मिक्स होके एक मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसका नाम है फ्रैग्मोप्लास्ट। अब सवाल है, सर ये फ्रैग्मोप्लास्ट है क्या? क्या काम है? क्यों बनेगा? इसका काम है फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है, which trap, पकड़ेगा, trap the cell plate vesicles, या जिसको हम अभी क्या लिखें? ग्रैनुलर बॉडीज, जो इस ग्रैनुलर बॉडी को पकड़ेगा, ग्रैनुलर बॉडीज which trap the cell plate vesicles, that is granular bodies, ठीक है, in the इक्वेटोरियल रीजन। समझ आया? फ्रैग्मोप्लास्ट का काम क्या है? देखो फिर से बता रहे हैं। प्लांट सेल में जो गोल्जी बॉडी होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, वो प्रोड्यूस करता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स या ग्रैनुलर बॉडीज। ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स और ग्रैनुलर बॉडीज को स्पिंडल फाइबर के इक्वेटोरियल प्लेट यानी सेंटर में ही जमा हो,
ये निश्चित करने के लिए इसी दौरान जो स्पिंडल फाइबर है वो इक्वेटोरियल रीजन में, इस इक्वेटोरियल रीजन में पहले इनलार्ज होगा, फैलेगा, और फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल के साथ मिक्स होके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है फ्रैग्मोप्लास्ट। क्योंकि फ्रैग्मोप्लास्ट का ये कैपेसिटी है कि वो माइक्रोट्यूब्यूल को इक्वेटोरियल प्लेट में जमा करता है। इट ट्रैप द ग्रैन्युलर बॉडी, या जिसको हम बोल रहे हैं सेल प्लेट वेसिकल्स, इसको वो सेंटर में एक जगह में जमा कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये फ्रैग्मोप्लास्ट तब तक अपने आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है जब तक कि इस ग्रैन्युलर बॉडीज के ऊपर कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट का जमा नहीं हो जाता। जैसे ही इस ग्रैन्युलर बॉडीज के ऊपर कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन होता है, इट फॉर्म्स अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस प्लेट इज कॉल्ड सेल प्लेट। जैसे ही सेल प्लेट बन जाएगा, दिस फ्रैग्मोप्लास्ट डिसअपियर। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होगा? डिसअपियर होगा। अब नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है, द फिल्म solidifies due to deposition of calcium and magnesium पेक्टेट। ठीक है, अब क्या होगा? फ्रैग्मोप्लास्ट जैसे ही ये फिल्म सॉलिडिफाई हो गया, पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे किसका डिपोजिशन हुआ? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। तो बोला जाता है उसी समय क्या होगा? फ्रैग्मोप्लास्ट डिसअपियर। फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होगा? डिसअपियर, या लिख सकते हो डिसॉल्व। डिसॉल्व होगा एज द, ठीक है, सेल प्लेट एपियर्स। सेल प्लेट एपियर्स। अब क्या होगा? वेसिकल जो है, वेसिकल, देखो ये सेल प्लेट बन गया, ठीक है, लेकिन क्या ये सेल प्लेट पूरे सेल को डिवाइड कर सकेगा? हाँ या ना में बोलो, बोलो। प्रिया, सुजीत सबसे पूछ रहे हैं। रिया, क्या ये सेल प्लेट इस सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकेगा? इज इट पॉसिबल? हाँ, क्या नहीं समझ आ रहा? बोलो, क्या नहीं समझ आ रहा है? क्या नहीं समझ आ रहा है? बोलो एक जन। क्या प्रिया, व्हाट, कहां कंसेप्ट में कहां पे दिक्कत हो रहा है? रिया, समझ आ रहा है? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट आप जो बोले थे, वो उसका क्या जरूरत है? देखो, यहां पे पहले ग्रैन्युलर बॉडीज था जिसको ट्रैप कौन कर रहा था? सेल प्लेट मेथड। फ्रैग्मोप्लास्ट ट्रैप किया कि वो इक्वेटर में जमा हो जाए। लेकिन क्या ये ग्रैन्युलर बॉडी इस सेल को डिवाइड कर सकता है? नहीं। सेल प्लेट को डिवाइड करने के लिए, इस सेल को डिवाइड करने के लिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर कैसे बंद होगा, कैसे बनेगा? बनने का तरीका है कि फ्रैग्मोप्लास्ट जैसे इसको ट्रैप किया सेंटर में, इसके बाद ये पहले एक थिन फिल्म बनाया, लेकिन ये थिन फिल्म बनने के बावजूद ये टूटने वाला नहीं है। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में? इस ग्रैन्युलर बॉडीज के ऊपर कैल्शियम पेक्टेट नाम के केमिकल और मैग्नीशियम पेक्टेट नाम के केमिकल का डिपोजिशन हुआ। जब इसका डिपोजिशन हुआ तो ये एक हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, और इस हार्ड स्ट्रक्चर का नाम पड़ा सेल मेथड, सेल प्लेट। क्योंकि जब तक ये सेल प्लेट नहीं बनेगा, ये प्लांट सेल को दो इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड नहीं कर पाएगा।
अब समझ आया कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का डिपोजिशन क्यों जरूरी है? ठीक है। अब लेकिन सवाल है कि इतना छोटा सा सेल प्लेट इस पूरे प्लांट सेल को डिवाइड कर पाएगा? बोलो रिया, हाँ या नहीं? नहीं जी, इतना छोटा कैसे करेगा, फिर यहां तक कैसे आएगा? तो बोला जा रहा है कि वेसिकल कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट, वेसिकल अभी भी कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट ऑन द पेरीफेरी ऑफ द सेल प्लेट, ऑन द पेरीफेरी ऑफ सेल प्लेट। ये जो वेसिकल्स है या ग्रैन्युलर बॉडीज है, फ्रैग्मोप्लास्ट तो यहां से गायब हो गया, लेकिन ये वेसिकल्स जो है सेल प्लेट तो यहीं तक बना, हमको तो यहां तक लाना है। तो इस तरह से फिर ग्रैन्युलर बॉडीज सेल प्लेट के पेरीफेरी में फिर जमा होगा। कौन इसको जमा करेगा? फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है। अब ये पहले एक थिन फिल्म बनाएगा, थिन फिल्म बनने के बाद इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का जमा हुआ। ठीक है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का जमाव जब कंप्लीट हो गया पूरे सेल में, तो ये कंप्लीट सेल प्लेट बना। अब जैसे ये कंप्लीट सेल प्लेट बन गया, ठीक है, देखो ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो सेल प्लेट तभी इस पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर पाएगा व्हेन दिस सेल प्लेट डिवाइड द सेल वॉल ऑफ दिस प्लांट सेल कंप्लीटली, क्योंकि प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी है, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर। इसलिए कहा गया कि वेसिकल कंटिन्यू टू एक्यूमुलेट। ये छोटा सा सेल प्लेट बनने से कुछ नहीं होगा। अब दोनों तरफ, जैसे ये मान लो सेल बना, तो इसके दोनों तरफ इस तरह से ग्रैन्युलर बॉडी तब तक जमा होगा और तब तक ये सेल प्लेट बनता रहेगा जब तक कि ये दोनों सेल वॉल के दोनों तरफ को टच ना कर दे। जैसे ही टच कर गया ये इस सेल प्लेट को, ये सेल प्लेट इस पेरेंट सेल को दो इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड कर दिया, और जैसे ही डिवाइड कर दिया इसको कहा गया सेल प्लेट मेथड, क्योंकि ये सेल प्लेट से डिवाइड हुआ तो इसको कहा गया सेल प्लेट मेथड। अब और एक चीज जो एमसीक्यू में आता है, प्लांट सेल में जो सेल का डिवीजन है वो पेरीफेरी टू सेंटर था या सेंटर टू पेरीफेरी था? बोलो तो सुजीत। हाँ हाँ, सेंटर टू पेरीफेरी, यहां से सेंटर से शुरू हुआ था और पेरीफेरी की तरफ गया। तो सेंटर से जब पेरीफेरी की तरफ गया तो इसको क्या बोलेंगे? इसका और एक नाम है सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। क्या नाम है? सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। क्या नाम है? रिया क्या नाम बोले? बोलो रिया, है कि नहीं? सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन। समझ आया सुजीत, इरशाद, जायद? ठीक है, ठीक है। अंजलि समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया सेल प्लेट मेथड, ये हो गया कंप्लीट प्लांट सेल दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। अब आ जाओ एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन सा मेथड हम बोले थे? क्लीवेज मेथड। कौन सा मेथड बोले थे? क्लीवेज मेथड। तो देखो क्लीवेज मेथड कैसे होता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में एनसीईआरटी में है, ध्यान से देना, और ये किसी भी स्कूल में आने का मैक्सिमम चांस रहता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में, मतलब जो मिड टर्म होगा। प्री मिड में तो कम चांस है, मिड में। ठीक है, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है इसको क्या बोलते हैं? क्लीवेज मेथड। क्लीवेज मेथड। अब देखो ये एनिमल सेल है,
ठीक है, यहां पे एक डॉटर सेल है, यहां पे एक डॉटर सेल है, ठीक है। ये हो गया क्रोमोसोम जो इलोंगेट करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है, जिसको बोले क्रोमाटीन। क्या बोले? क्रोमाटीन। ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये भी हो गया न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब ये हो गया क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अभी जो हम लोग प्लांट सेल में सेल प्लेट मेथड पढ़े उसमें कैसा डिवीजन था? सेंट्रीफ्यूगल। और एनिमल सेल में होगा सेंट्रीपिटल। इन इट सेंट्रीपिटल डिवीजन ऑकर, सेंट्रीपिटल डिवीजन ऑकर। अब बोला जा रहा है कि यह डेंस वेसिक्यूलर, एक घना डेंस वेसिक्यूलर एंड फाइब्रस स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर जिसको कि मिड बॉडी कहा जाता है, अ डेंस वेसिक्यूलर एंड फाइब्रस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड in the equatorial region of the spindle fiber of the spindle, ठीक है। एक डेंस और फाइब्रस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इक्वेटोरियल रीजन में, इस तरह से, ठीक है। वो फिर डिपॉलीमराइज करता है साइमल्टेनियसली विथ इट्स डीपॉलीमराइजेशन, साइमल्टेनियसली विथ इट्स डीपॉलीमराइजेशन। जैसे इसका डीपॉलीमराइजेशन होता है, इट इज कॉल्ड, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मिड बॉडी। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया? मिड बॉडी, मिड बॉडी। इसी दौरान माइक्रोफिलामेंट्स का डेवलपमेंट होता है इन द इक्वेटोरियल रीजन जस्ट बिलो द सेल वॉल। क्योंकि ये एनिमल सेल है तो ये क्या है? सेल वॉल, सेल वॉल नहीं, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन। जब हम गलत बोले तो इसको अपोज करो, तब समझ आएगा ना तुम लोग एक्टिव है। सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल होता है, तो फिर सेल मेम्ब्रेन। अब लिखना है अ रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। क्या बोले? अ रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स डेवलप below the animal plasma membrane, एनिमल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे, ठीक है, रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स का डेवलप होगा इस तरह से। रिंग ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो फिलामेंट्स का डेवलपमेंट होगा बिलो द एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होगा देखो, इन द इक्वेटोरियल प्लेट या इन द इक्वेटोरियल रीजन, इस जगह में इक्वेटोरियल रीजन। अब क्या होगा कि ये माइक्रोफिलामेंट सेल मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा कि वो इन्वेजिनेट करे, वो अंदर की तरफ मुड़े, ठीक है, या कटे, जिसको बोलते हो कंस्ट्रिक्शन। लिखेंगे दिस माइक्रोफिलामेंट्स causes invagination of the, this microfilament causes invagination of the
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये इसको अंदर की तरफ मूव करवाएगा, है ना, ये अंदर की तरफ कटा, इधर वाला पार्ट भी अंदर की तरफ कटा, ठीक है। जब ये अंदर की तरफ कटा और फाइनली द इनवेजिनेशन ऑन बोथ साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द इक्वेटोरियल रीजन, जब दोनों तरफ में इक्वेटोरियल रीजन में सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ेगा तो एक सर्टेन पॉइंट में आके दोनों फ्यूज होगा, और जब दोनों फ्यूज होगा तो ये दो डॉटर सेल को प्रोड्यूस करेगा। सिंपल बात है कि जब दो डॉटर सेल बनेगा तो दोनों डॉटर सेल का अपना अपना सेल मेम्ब्रेन होगा। एक डॉटर सेल तो बन जाएगा पेरेंट सेल से, दूसरा सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है बेसिकली उसको कौन प्रोवाइड करता है, ये मिड बॉडी, ठीक है। और मिड बॉडी के कारण ये दोनों आपस में जब फ्यूज हो जाता है तो ये कंप्लीट दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, द कंस्ट्रिक्शन और फरो, कट रहा है ना, फरो डिपेंड्स, लगातार गहरा होगा, ठीक है, डिपेंड्स, ठीक है, सेंट्रीपिटली, सेंट्रीपिटली मतलब फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर, फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर, इसलिए यहां पे लिखे थे सेंट्रीपिटल डिवीजन। जबकि प्लांट सेल में क्या हुआ था, सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन हुआ था, यहां पे क्या हो गया, सेंट्रीपिटल डिवीजन। द कंस्ट्रिक्शन और फरो डिपेंड्स सेंट्रीपिटली, द कंस्ट्रिक्शन और फरो डिपेंड्स सेंट्रीपिटली, ठीक है। इट रिक्वायर्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन। ऑटोमेटिक है कि जब फरो दोनों मिल जाएगा तो दो डॉटर सेल बनेगा और उस डॉटर सेल में क्या होगा, नया सेल मेम्ब्रेन बनेगा। द मटेरियल ऑफ विच, इसका जो मटेरियल है, द मटेरियल ऑफ विच इज सपोज टू बी प्रोवाइडेड बाय, कौन इसको प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय मिड बॉडी, मिड बॉडी। इसका जो मटेरियल है इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, मिड बॉडी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा, अल्टीमेटली द फरो डिवाइड्स कंप्लीटली द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। अल्टीमेटली द फरो या सेंट्रीपिटल फरो लिखेंगे, डिवाइड्स इट इनटू टू डॉटर सेल, टू डॉटर सेल। क्योंकि यहां पे एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस किससे हो रहा है, क्लीवेज या कंस्ट्रिक्शन से हो रहा है, इसलिए इसको क्लीवेज मेथड कहा गया है। एज द साइटोकाइनेसिस ऑकर ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन और क्लीवेज, कंस्ट्रिक्शन और क्लीवेज, सो इट इज कॉल्ड क्या, क्लीवेज मेथड। अब बोलो, अभी तक यहां पे कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा पार्ट है जो समझ नहीं आ रहा है, बोलो। सर जो प्लांट सेल में माइक्रोट्यूब्यूल्स था और एनिमल सेल में जो मिड बॉडी, दोनों एक है या अलग अलग है? नहीं, दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि वहां पे जो मिड बॉडी बना था, वहां पे जो वेसिकल्स बना था या ग्रेन्युलर बॉडी बना था, वो डायरेक्टली गोल्जी बॉडी और माइक्रोट्यूब्यूल का कॉम्बिनेशन है, समझ गए। और ये जो तुम्हारा बनता है वो फिर टूटता नहीं है। यहां पे हम क्या लिखे हैं, डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो यहां पे वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल का भी कंट्रीब्यूशन है,
यहां पे मिड बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। फिर वहां पे जो ग्रैन्युलर बॉडीज बन रहा था सेल प्लेट मेथड में, दे आर जस्ट सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडी एंड माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। दे नाइदर अंडरगो रीपॉलीमराइजेशन नॉर डीपॉलीमराइजेशन। लेकिन यहां एनिमल सेल में ये बनने के बाद, ये वेसिकुलर और फाइब्रस स्ट्रक्चर बनने के बाद इसका डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है। इसलिए मिड बॉडी और ग्रैन्युलर बॉडी कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कुछ पूछना है सुजीत, इरशाद? समझ आ गया यहां तक? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।